नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1326 से 1330 तक। अध्याय 1326, बालरोग कबीले का सेनापत्याग में। उजाड़ पीले जंगल में अचानक एक धीमी सी आवाज गूंजी। काली लपटें तूफान की तरह भड़क उठी ने जंगल को जलाकर राख कर दिया। हालांकि ये काली लपटें ज्यादा देर तक नहीं जली और धीरे धीरे बुझ गई। सरसराहट, काले जंगल से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वो म्यू चेन था। उसने अपनी काली हथेली को बिना किसी भाव के देखा। उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच अंधेरा जल्दी ही छंट गया। उसकी हथेली की जलन भी तेजी से ठीक हो गई। उसके पीछे दो आकृतियां घुटनों के बल बैठी हुई, उनके सिर कमजोर होकर लटके हुए दिखाई दे रहे थे। उनके सिर पर जलती हुई काली लो बुझ गई क्योंकि जीवन के सारे निशान मिट गए। उनकी आंखों में अभी भी अविश्वास और भय था। उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि एक साधारण ऊपरी सांसारिक सम्राट के पास इतनी भयानक शक्ति होगी। वास्तव में वे ही थे। म्यू चेन ने उन ठंडे शरीरों को देखने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने पहाड़ों और जंगलों की ओर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ा ली। पिछली लड़ाई में कोई रहस्य नहीं था, क्योंकि म्यू चेन एक ऊपरी सांसारिक शासक होने के बावजूद एक साधारण पूर्ण संप्रभु से कहीं बढ़कर था। बालरोग कबीले के दोनों शासक ज्यादा से ज्यादा पूर्ण शासक थे। इस प्रकार म्यू चेन के सामने उनके पास कोई मौका नहीं था। हालांकि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जो खबर साझा की थी, उससे म्यू चेन उन दो महिलाओं के बारे में जानता था जिनके बारे में उन्होंने बात की थी। जैसा कि उसने पहले अनुमान लगाया था, वे दोनों महिलाएं केवल किंग शुआंग और किंग लिंग ही हो सकती है, क्योंकि वे इस स्तर पर प्रवेश करने वाली एकमात्र महिलाएं थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों इस बालरोग कबीले के नेता से मिली थी। हालांकि उसे अभी तक नेता की ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन ये व्यक्ति किसी पूर्ण सम्राट के बराबर ही रहा होगा जिसने किंग शुआंग को ऐसी निराशाजनक स्थिति में पहुंचा दिया। उस दिशा में देखते हुए म्यू चेन स्पष्ट रूप से मदद करने में हिचकिचा रहा था। आखिरकार उसे बुदुर प्राचीन कुल के लोगों से ज्यादा लगाव नहीं था। हालांकि उसकी मां किंग शुआंग के वंश से थी, लेकिन वर्षों से उन्होंने उसकी मां को कैद होते देखा था और उदासीन थे। ये म्यू चेन को नाराज करने के लिए काफी था। एक पल सोचने के बाद उसने अपने होंठ भींच लिए और एक चट्टान की तरह तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़ा। बुदुर प्राचीन कुल के प्रति अपनी नाराजगी के बावजूद किंग शुआंग मुसीबत में उसकी मदद करने की कोशिश करता रहा था। म्यू चेन को किनारे रखने के लिए बस यही काफी था। बुदुर प्राचीन कुल के प्रति उसकी नाराजगी में किंग शुआंग को शामिल करने की जरूरत नहीं थी, वरना ऐसा लगता कि वो कुछ ज्यादा ही क्षुद्र था। धमाका, एक काली ज्वाला जैसी मुट्ठी आसमान से उल्कापिंड की तरह गिरी। यह भयानक शक्ति अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकती थी, जिससे विनाश का आभा मंडल फैल सकता था। किंग शुआंग ने किंग लिंग की कलाई पकड़ ली जैसे ही वो लड़खड़ा रही थी। एक उज्जवल आध्यात्मिक प्रकाश फूट पड़ा जैसे ही उसकी गति अचानक बढ़ गई। फुफकार, आग की मुट्ठियां पीछे से गरजती हुई नीचे आईं और पहाड़ पर बरस पड़ी, उसे चकनाचूर कर दिया और मलबा बिखेर दिया। काली लपटों ने लाखों पत्थरों को पल भर में राख कर दिया। किंग लिंग ने मुट्ठी की विनाशकारी शक्ति देखी और उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। हाँ, तुम दोनों सुंदरियों अपनी मेहनत क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरे पास आओ, मुझे महान हजार विश्व सुंदरियों का स्वाद चखाने दो। उनके पीछे हंसी की कर्कश आवाज थी। एक हटा कटा आदमी उसके बीच खड़ा था
और एक काली लौ भड़क उठी। उसके बाल भी काली लपटों से जल रहे थे और उसके चेहरे पर आग के निशान उकेरे हुए थे। उसकी आंखें दुष्टता से चमक रही थी जब वो आगे दौड़ रहे दो दुबले-पतले रूपों को घूर रहा था। अपने होठों को चाटते हुए उसकी निगाहों में एक गंदी इच्छा अंकुरित हो रही थी। अपने पीछे बढ़ती गर्मी को महसूस करते हुए किंग लिंग का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाई, बहन किंग, शुआंग, मुझे छोड़ दो और जाओ। जब वे इस क्षेत्र में आए तो वे बेहद बदकिस्मत थे कि उन्हें बालरोग कबीले की इन शासकों का सामना करना पड़ा। किंग शुआंग घायल हो गई थी क्योंकि उसके पास अपना बचाव करने का समय नहीं था। नतीजतन उनके पास भागने का ही विकल्प था। उनका पीछा कर रहा बालरोग कबीले का शासक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। किंग शुआंग अपने चरम पर भी मुश्किल से उसका मुकाबला कर पा रहा था। उसे बोझ समझकर वे स्वाभाविक रूप से एक खतरनाक स्थिति में थे। नहीं, किंग शुआंग ने दांत पीस लिए। वो बालरोग वंश के शासक की आंखों में इच्छा और अत्याचार महसूस कर सकती थी। अगर किंग लिंग उसके हाथों में पड़ जाए तो मौत भी राहत की बात होगी। किंग शुआंग की आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई जब उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम पहले जाओगी, मैं उसे रोक लूंगी। बहन किंग शुआंग, अब तुम उसका कोई मुकाबला नहीं हो। किंग लिंग ने जोर से कहा, अगर हम इसी तरह उलझते रहे तो देर सवेर हम दोनों पकड़े जाएंगे। किंग शुआंग ने झटके से कहा। किंग लिंग ने आंखों में आंसू लिए अपने लाल होठों को काट लिया। उसने जोर से सिर हिलाया और दूसरी दिशा में भाग गई। किंग शुआंग रुक गई और पलट गई। उसका सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया जब उसने बालरोग कुल के शासक को देखा जो उसके पीछे पीछे आ रहा था। हां, तो तुमने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया? कितना मार्मिक, बालरोग कुल के शासक ने धीमा किया और किंग शुआंग को उपहास भरी नजरों से देखा। उसकी आंखें लालच से उसके सुंदर और आकर्षक शरीर को निहार रही थी। छोड़ो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और आनंद लूंगा। बालरोग कुल के शासक ने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराया। किंग शुआंग की आंखें और भी ठंडी होती गई। मुट्ठी भींचते हुए उसके हाथों में एक नीली तलवार दिखाई दी। तलवार के शरीर से एक शीतल आभा निकली जिसने हवा को जमा दिया। ये तलवार बर्फ से बनी हुई लग रही थी। जब यह प्रकट हुई तो बर्फ की नीली रोशनी फैल गई, मानो दुनिया को अस्तित्व के एक बर्फीले तल में जमा दिया हो। ऐसी शक्ति स्पष्ट रूप से किसी प्रामाणिक उच्च कोटि की पवित्र वस्तु से आ रही थी। इसे देखते ही बालरोग कबीले के कमांडर की निगाहें गंभीर हो गई। फिर वो मुस्कुराया और अपनी हथेली उठाई। काली लपटें उसके हाथों में संघनित हुई और पलक झपकते ही आग के एक काले मोती में बदल गई। आग के मोती के ऊपर असीम ऊष्मा थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी के भी हृदय में बुरी आग को भड़का सकती है और इसकी गर्मी के संपर्क में लंबे समय तक रहने के बाद विवेकशीलता नष्ट हो जाएगी। ये आग का मोती किसी साधारण वस्तु की तरह नहीं था। दहाड़ बालरोग कबीले के कमांडर ने तेजी से हमला किया। उसी समय उस ज्वलंत मोती से कई विशाल काले ज्वाला सांप निकले। उनके मुंह में काला मैग्मा और ज्वाला एकत्रित हो गए और किंग शुआंग की ओर एक भयंकर और अद्वितीय वेग के साथ उमड़ पड़े। किंग शुआंग का चेहरा बर्फीला हो गया। बर्फ की तलवार को अपने हाथों में घुमाते हुए एक विशाल ठंडी आभा छा गई। कुछ ही पलों में इसने एक बर्फीली जेल बना दी जिसने पास आ रहे विशालकाय सांपों को जमाकर कैद कर लिया। जब बालरोग कबीले के कमांडर ने यह दृश्य देखा तो वो एक कपटी हंसी हंसा। हे धमाका! काली लपटें भड़कने के साथ ही धधकते विशालकाय सांप हिंसक रूप से फट पड़े। किंग शुआंग द्वारा बनाई गई बर्फीली दुनिया एक पल में ही पूरी तरह से नष्ट हो गई। झटका! किंग शुआंग ने मुंह भर खून थूका। वो पहले भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, लेकिन अब बालरोग कबीले के कमांडर के प्रहार के बाद उसके घाव
और भी गंभीर हो गए। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा हिल गई थी, जिससे उसका मांस और खून चुभ रहा था। हा, सुंदरी, अब तुम मेरी हो, बालरोग कबीले के कमांडर ने आसमान की ओर हंसते हुए कहा और किंग शुआंग के सामने प्रकट हुए। उसकी गोरी पतली गर्दन को पकड़ लिया। दूर से किंग लिंग ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में निराशा बढ़ गई। किंग शुआंग बिना किसी घबराहट के बालरोग कबीले के कमांडर को घूर रही थी। उसकी निगाहों में एक निर्णायक चमक चमक उठी जब उसने मुहरों का जादू किया। उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा कंपन कर रही थी। वो खुद को उड़ाने की कोशिश कर रही थी। बहन किंग शुआंग दूर से किंग लिंग स्वर्ग और धरती में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकोप महसूस कर सकती थी और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। वो दर्द से चीखते हुए कांप उठी। कुतिया, इस समय बालरोग कबीले के कमांडर का चेहरा भी नाटकीय रूप से बदल गया। दांत पीसते हुए वो तुरंत पीछे हटना चाहता था। हालांकि उसके अचानक पीछे हटने के क्षण में दो आकृतियां अचानक उसके सामने प्रकट हुई। क्रिस्टल प्रकाश से युक्त मुट्ठियों ने विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की और उसकी छाती पर भयंकर और अद्वितीय प्रहार किए। ऐसा आक्रमण बहुत अचानक हुआ। बालरोग कबीले के कमांडर ने हमले का जवाब देने के लिए जल्दी से अपनी हथेली हिलाई। काली लपटें जल रही थी, जो प्रतिद्वंदी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि दोनों आकृतियों ने अत्यधिक काली लपटों को नजरअंदाज कर दिया और क्रिस्टल की मुट्ठियां बालरोग कबीले के कमांडर की हथेलियों पर जोर से टकराईं। बोंग! एक गहरी आवाज गूंजी और बालरोग कबीले के कमांडर घबराकर बाहर निकल आए। उन्हें उन दो आकृतियों की शक्ति ने नहीं, बल्कि उनकी हथेलियों में फैलते क्रिस्टल प्रकाश ने चौंकाया था। जहां क्रिस्टल प्रकाश गुजरता, वहां उनकी काली लपटें भी तेजी से फीकी पड़ने लगी, मानो उन्हें सील कर दिया गया हो। बालरोग कबीले के कमांडर ने अविश्वास में चिल्लाते हुए जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, यह क्या चीज है? उसने अजीब क्रिस्टल प्रकाश को भगाने के लिए अपनी ऊर्जा को पागलपन की तरह सक्रिय कर दिया। जैसे ही बालरोग कबीले के कमांडर पीछे हटे, किंग शुआंग के सामने एक आकृति चमक उठी। उसने उसके शरीर में उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा, भौहें सिकोड़ी और उसकी छाती पर हाथ पटक दिया। क्रिस्टल का प्रकाश निकला और मुहर की कुछ शक्ति किंग शुआंग के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी उग्र आध्यात्मिक ऊर्जा सील हो गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे शांत अवस्था में लौट आई। उसकी आंखों में एक सुंदर और जाना पहचाना युवा चेहरा झलक रहा था। मु चेन! वो चकित थी और बोलने ही वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। जैसे ही वो गिरने ही वाली थी, मु चेन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कोमल और पतली कमर को थाम लिया। उसने किंग शुआंग की ओर देखा, जो गंभीर रूप से घायल और बेहोश थी, और असहाय होकर भौहें सिकोड़ ली। जैसे ही मु चेन ने किंग शुआंग को पकड़ा, उनके पीछे एक क्रोधित दहाड़ गूंजी। कौन कमीना मेरी योजनाओं को बर्बाद करने की हिम्मत करता है? अध्याय 1327 बालरोग सेनापति से युद्ध। जब म्यू चेन ने अपने पीछे से आती भयंकर गर्जना सुनी, तो उसने किंग शुआंग की कमर पकड़ ली और पलटकर बालरोग कबीले के सेनापति की ओर देखा, जो काली लपटों से ढका हुआ था। बालरोग कबीले का सेनापति उसे एक क्रूर जंगली जानवर की तरह भयंकर रूप से देख रहा था। हालांकि म्यू चेन ने सेनापति के चेहरे पर उग्र भाव देखा, फिर भी वो भावहीन रहा। उसने दूर तक देखा और देखा कि किंगलिंग, जो पहले भाग गया था, अब घटनाओं के बदलाव के कारण वापस आ रहा है। म्यू चेन! किंगलिंग मु चेन को देखकर अचंभित रह गई। फिर जब उसने उसे बेहोश हो चुकी किंग शुआंग को ले जाते देखा, तो उसके मन में मिश्रित भावनाएं उठीं।
जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि म्यू चेन उन्हें बचाने के लिए उस महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट होगा। म्यू चेन ने किंग शुआंग के शरीर को धीरे से थपथपाया और उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से ढक दिया। फिर वो उसे उठाकर किंग लिंग के पास छोड़ गया और कहा, उसका ध्यान रखना। किंग लिंग ने जल्दी से अपने होंठ काटे और म्यू चेन से धीरे से कहा, धन्यवाद। इससे पहले वो म्यू चेन को तुच्छ समझती थी, क्योंकि वह केवल एक उच्च सांसारिक सम्राट था। कई बार उसे लगता था कि म्यू चेन बहुत घमंडी और आत्ममुग्ध है, खासकर जब उसने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब उसे उसके बारे में ऐसे विचार रखने पर पछतावा और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हालांकि म्यू चेन के पास बुदुर प्राचीन कुल का वंश था, फिर भी उसे उनसे कोई साधना संसाधन प्राप्त नहीं हुए थे। इसने अकेले जो कुछ हासिल किया था उसे असाधारण बना दिया, क्योंकि ये मुशिन और झुआन लुओ जैसे छोटे राजाओं के बराबर था। वास्तव में कुछ पहलुओं से म्यू चेन झुआन लुओ और मोशिन से भी अधिक उत्कृष्ट था। तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। किंग लिंग ने दूर जाते हुए म्यू चेन को चेतावनी दी। वो जानती थी कि बालरोग कबीले का सेनापति बहुत शक्तिशाली है और किंग शुआंग भी मुश्किल से उसका मुकाबला कर सकता है। म्यू चेन ने सिर हिलाया और बालरोग कबीले के सेनापति पर अपनी नजरें गड़ाए रहा। वो साफ तौर पर उससे निकल रही एक खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था। इससे पहले म्यू चेन बालरोग कबीले के सेनापति को इतनी बुरी स्थिति में डाल सकता था, क्योंकि वह अचानक चौंक गया था। हालांकि अब जब वो म्यू चेन के हमले के लिए तैयार था, तो म्यू चेन वही परिणाम हासिल नहीं कर पाएगा। उसी समय काला म्यू चेन और सफेद म्यू चेन की ओर दौड़े और उसके बगल में लटक गए। फिर उन तीनों ने बालरोग कबीले के सेनापति को सावधानी से देखा। जब बालोग कबीले के सेनापति ने तीनों म्यू चेन को अपनी ओर देखते देखा, तो उसकी आंखों का क्रोध उदासीन हो गया और वो गंभीर और तीक्ष्ण दिखने लगा। वो उन दो अन्य शीर्ष शक्तियों की तुलना में अधिक चौकस और तीक्ष्ण था, जिन्हें म्यू चेन ने पहले मार डाला था। उसने ये महसूस किया कि हालांकि म्यू चेन केवल एक उच्च पृथ्वी का शासक था, उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति उसके स्तर से कहीं अधिक थी। केवल उनके पहले हुए मुकाबलों से ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बालोग कबीले के सेनापति ने इस तथ्य को पहले ही भांप लिया था। युवा दोस्त, दोनों महिलाओं को मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। बालोग कबीले के सेनापति ने एक भयानक आवाज में कहा। उसकी आंखों में चमक थी। हालांकि म्यू चेन उसके अनुरोध पर बस मुस्कुराया। इसके कुछ ही देर बाद म्यू चेन की निगाहें अचानक तीखी हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। बालरोग कबीले का सेनापति क्रोधित हो गया। हालांकि वह जानता था कि म्यू चेन से निपटना आसान नहीं था, फिर भी उसे पता था कि उसे म्यू चेन को इतनी बेरुखी से बात करने के लिए सजा देनी होगी। पहले तुम मुझ पर बढ़त बनाए हुए थे, क्योंकि मैं बहुत लापरवाह था, लेकिन चूंकि तुम अपने निर्माता से मिलने के लिए बेताब हो, इसलिए मैं अब तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बालरोग सेनापति ने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपना पैर पटका और पूरा इलाका हिल गया। उसके शरीर से काली लपटें निकलने लगी और उस इलाके का तापमान बहुत बढ़ गया, बहुत गर्म हो गया, यहां तक कि हवा भी आग की लपटों में घिरने लगी। जैसे ही बालरोग सेनापति के शरीर से एक जबरदस्त दमन फूट पड़ा। हालांकि किंग लिंग दूर हट गई थी, फिर भी वो इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि वो ये देखकर हैरान थी कि बालरोग सेनापति पूर्ण सांसारिक संप्रभु स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी के सामने उसे विश्वास था कि झुआन लुओ और मोशिन जैसे शक्तिशाली लोगों के लिए भी उससे निपटना मुश्किल होगा। बालरोग कमांडर ने म्यू चेन को क्रूरता से देखा,
फिर अचानक एक जोरदार वार किया। काली लपटें उसकी ओर उमड़ पड़ी। फिर तेजी से एक विशाल ज्वलंत राक्षसी ताड़ में बदल गई जिसने आसमान को ढक लिया। फिर राक्षसी ताड़ ने म्यू चेन को निशाना बनाया और उस पर टूट पड़ा। ताड़ के हवा के झोंके के नीचे आने से पहले ही जमीन धंस चुकी थी और जंगल में आग लग गई थी। जैसे ही राक्षसी ताड़ नीचे गिरा, म्यू चेन की निगाहें जम गई। उसने एक गहरी सांस ली और एक हाथ से एक मुहर बनाई। जैसे ही तीनों म्यू चेन के शरीर से राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकाश इंद्रधनुष की 3 किरणें निकली। दहाड़, जब आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकाश इंद्रधनुष की 3 किरणें एक साथ इकट्ठी हुई तो उनका विस्तार हुआ। इससे वे एक ऑप्टिमस प्राइम की तरह दिखाई दिए जो आकाश और पृथ्वी को अलग कर सकता था। फिर वे राक्षसी हथेली में जा गिरे। डोंग, काली लपटों और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रकाश इंद्रधनुषों के फूटने से पूरा क्षेत्र हिल गया। शौश, जब 2 शक्तिशाली हमलों का संपर्क हुआ तो बालरोग कमांडर अचानक म्यू चेन के सामने प्रकट हुए। जैसे ही काली लपटों में लिपटा, एक क्रिस्टल बॉल बालरोग कमांडर की हथेली में प्रकट हुआ। उसमें से कई लपटें निकली। आत्मा राक्षसी जाल को फंसाओ। जब किरणें एक दूसरे से गुंथी तो उन्होंने एक विशाल अग्नि जाल बनाया जिसने तीनों म्यू चेन को अपने भीतर फंसा लिया। हां, भले ही तुम्हारे महान सहस्राब्दी विश्व के पूर्ण सांसारिक शासक मेरे राक्षसी जाल में गिर जाएं, वे निश्चित रूप से अपनी जान गंवा देंगे। बालरोग कमांडर ठंडे स्वर में चिल्लाया। जब उसने देखा कि उसने 3 म्यू चेन को राक्षसी जाल में सफलतापूर्वक फंसा लिया है तो वो जोर से हंसा। धमाका। हालांकि जैसे ही उसने हंसना बंद किया, राक्षसी जाल से एक चमकदार आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकाश फूट पड़ा। फिर राक्षसी जाल से तुरंत एक विशाल बैंगनी छाया निकली। प्रकाश की ये बैंगनी किरण अमरता की आभा लिए हुए थी। जैसे ही उसने धधकते राक्षसी जाल पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। अमरदेव रून सदैव बदलता रहता है। अमर दिव्य हथेली। जैसे ही राक्षसी जाल टुकड़ों में फटा, कहीं से एक आवाज आई। इससे बालरोग कमांडर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। एक विशाल बैंगनी मुट्ठी, जो किसी दिव्य देवता की मुट्ठी जैसी लग रही थी, अचानक आकाश में प्रकट हुई। इसमें एक भयानक शक्ति थी और जैसे ही इसने बालरोग कमांडर की ओर मुक्का मारा, इसने पूरे स्थान को तहस-नहस कर दिया। बालरोग ढाल। बालरोग कमांडर ने झट से काले रंग की ज्वलंत राक्षसी क्रिस्टल बॉल को पकड़ लिया और उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। फिर लपटें एक बड़े काले अग्नि कवच में बदल गई जिस पर भयानक दिखने वाले कंकाल के चिन्ह उकेरे गए थे। धमाका। विशाल बैंगनी मुट्ठी राक्षसी कवच से टकराई और जैसे ही दोनों भयावह शक्तियां एक दूसरे से टकराई, विशाल मुट्ठी पर छाई अमर ज्योति ने मानो राक्षसी लपटों को दबा दिया हो। धमाका। राक्षसी कवच कुछ देर तक ही रहा, उसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। बालरोग कमांडर का शरीर गोली की तरह निकला और एक पहाड़ से टकराया जिससे पूरा पहाड़ दरक गया। बहुत तेजी से पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें निकली और बालरोग कमांडर आसमान में उड़ गया। वह आसमान में खड़ा था और दूर तक गंभीरता से देख रहा था, जहां एक विशाल बैंगनी आकृति क्षितिज में खड़ी थी जिसके कंधे पर 3 म्यू चेन खड़े थे। सभी उसे ठंडी निगाहों से देख रहे थे। क्या यह महान सहस्त्र विश्व का सर्वोच्च दिव्य पिंड है? बालरोग कमांडर की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और वो निर्दयी लग रहा था। आज मैं तुम्हें हमारे बालरोग कबीले के लोगों का स्वाद चखाऊंगा। बालरोग कमांडर ने अपने हाथ जोड़े और उसकी आंखों में काली लपटें पागलों की तरह भड़क उठीं। भन-भनाहट, भन-भनाहट। उसके पीछे का आकाश अचानक हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि काली लपटें उन्मत्त रूप से एक साथ इकट्ठा हो गई। फिर उसके पीछे एक बड़ा काला गोलेम प्रकट हुआ। गोलेम पर काली लपटें जल रही थी और यह क्रूर लग रहा था।
और एक विशाल हत्या की मंशा प्रकट कर रहा था। गोलेम से भी एक भयानक उत्पीड़न हो रहा था। जब दूर से देख रहे म्यू चेन ने देखा कि अभी क्या हुआ है, तो वो हैरान रह गया। जाहिर है उसके मन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया था कि बालरोग कमांडर से निपटना इतना मुश्किल होगा। बालरोग कमांडर ने जो हथकंडे दिखाए थे वे वाकई अद्भुत थे। स्थिति को देखते हुए अगर कोई साधारण पूर्ण सांसारिक सम्राट भी बालरोग कमांडर से मुकाबला करे तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। खुर म्यू चेन ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर गंभीरता थी। बालरोग कमांडर वाकई शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि अगर म्यू चेन उसे हराना चाहता तो ये वाकई एक जबरदस्त लड़ाई होती। म्यू चेन ने एक हाथ से एक मुहर बनाई और उसके नीचे अमर स्वर्ण शरीर से एक बैंगनी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जैसे ही वह रोशनी चारों ओर घूमती, उससे एक शक्तिशाली उत्पीड़न निकलने लगता। हालांकि जैसे ही वे लड़ाई शुरू करने वाले थे, उस क्षेत्र में एक शक्तिशाली ठंडी आभा फैल गई। म्यू चेन और बालरोग कमांडर अचंभित रह गए और उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जहां से आ रही थी। किंग शुआंग, जो पहले बेहोश हो गई थी, जाग गई थी। उसने अपनी लंबी बर्फीली तलवार हाथ में ली और ठंडी नजरों से बालरोग कमांडर की ओर देखा। यह लड़की बहुत उपद्रवी है। जब बालरोग कमांडर ने किंग शुआंग को देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। म्यू चेन पहले से ही एक मुश्किल समस्या थी, इसलिए उसे उससे निपटने पर ध्यान केंद्रित करना था। अगर किंग शुआंग म्यू चेन के साथ मिल जाता तो वो जानता था कि उसे उन दोनों से निपटने में दिक्कत होगी। बालरोग कमांडर की आंखों में चमक आ गई जब उसने म्यू चेन को ठंडी नजरों से देखा और कहा, इस बार खुद को भाग्यशाली समझो। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं अपने गोलेम से तुम्हारे प्रभु दिव्य शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके ऐसा कहते ही उसके नीचे का गोलेम अचानक एक काले तूफान में बदल गया। तूफान में लपटें दिखाई दी और फिर बालरोग कमांडर को बिजली की गति से उड़ा ले गई। म्यू चेन ने उम्मीद नहीं की थी कि बालरोग कमांडर इतना निर्णायक होगा, इसलिए म्यू चेन उसके कार्यों से स्तब्ध रह गया जब उसने उस दिशा की ओर देखा जहां बालरोग कमांडर भाग गया था। तुरंत म्यू चेन ने भौहें चढ़ाई। हालांकि उन्होंने बस कुछ ही वार किए थे, लेकिन ये म्यू चेन के लिए परग्रही जाति की इन शीर्ष शक्तियों की शक्ति और विशिष्टता को स्पष्ट रूप से समझने के लिए पर्याप्त थे। बालरोग कमांडर परग्रही जाति में सबसे शक्तिशाली था, जिसने प्राचीन पवित्र खाड़ी में प्रवेश किया था। इस प्रकार म्यू चेन ये जानने के लिए उत्सुक था कि विदेशी जाति के पास कितने शीर्ष अधिकारी हैं जो बालरोग कमांडर के समान स्तर के हैं। म्यू चेन ने धीरे से अपनी नजरें हटा ली और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। ऐसा लग रहा था कि 8 बुदुर तक पहुंचना आसान काम नहीं होगा। अध्याय 1328 किंग यांजिंग पर समाचार। म्यू चेन ने उस दिशा में देखा जहां से बालरोग कमांडर भाग गया था। तुम उसे मेरे पास छोड़ सकते थे, मैं उसे संभाल सकता हूं। म्यू चेन ने किंग शुआंग का सामना करने के लिए मुड़ते हुए कहा। वो समझ गया कि किंग शुआंग झूठा दिखावा कर रही थी, क्योंकि उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। किंगलिंग, जो किंग शुआंग के पास खड़ी थी, ने सहमति में सिर हिलाया। अगर उसने ये शब्द म्यू चेन से पहले सुने होते तो वो उसका मजाक उड़ाती। हालांकि उसके दिखाए गए हथकंडों को देखने के बाद उसे उसकी ताकत का यकीन हो गया। किंग शुआंग का चेहरा फिर से पीला पड़ गया और उसने अपने होंठ भींच लिए और कहा, बालरोग कमांडर तुमसे डरता है, वो मेरी वजह से नहीं भागा। हालांकि किंग शुआंग एक घमंडी इंसान थी, लेकिन वो अपनी क्षमता जानती थी। अगर म्यू चेन समझ पाती कि वो झूठा दिखावा कर रही है, तो शक्तिशाली बालरोग कमांडर भी उसकी असलियत जान पाता। उसने भाग जाने का फैसला किया था, क्योंकि म्यू चेन ने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था। उसे म्यू चेन से निपटने और साथ ही उससे विचलित होने का आत्मविश्वास नहीं था।
जब म्यू चेन ने यह सुना तो वो बस मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पूछा, कैसा है? आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, किंग शुआंग ने जवाब दिया। आखिरकार वो एक पूर्ण सांसारिक संप्रभु थी और जो इस स्तर पर थे उनमें जीने की प्रबल इच्छा शक्ति थी। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, उसने धीरे से म्यू चेन की ओर देखते हुए कहा। वो जानती थी कि अगर म्यू चेन समय पर प्रकट नहीं होती तो वो और किंगलिंग बहुत बुरी स्थिति में होते। उसने बालरोग कमांडर की क्रूरता का अनुभव किया था। म्यू चेन ने हाथ हिलाया और सपाट लहजे में कहा, इससे पहले आपने मेरी मदद करने की भी पेशकश की थी। चलो बातों पर भी विचार करते हैं। यह कहकर वो मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। म्यू चेन, चलो साथ चलते हैं। हमें नहीं पता कि अलौकिक जाति की कितनी शीर्ष शक्तियां 4 पवित्र मीनार पर आ चुकी है। अगर हम साथ चलें तो हम एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं, किंगलिंग ने जल्दी से कहा जब उसने म्यू चेन को आगे बढ़ने के लिए तैयार होते देखा। वो पहले की मुठभेड़ से बुरी तरह डर गई थी। किंग शुआंग अपनी चोटों से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी और अगर उनका सामना अलौकिक जाति की किसी अन्य शीर्ष शक्ति से होता तो वे एक गंभीर स्थिति में पड़ जाते। म्यू चेन ने अपनी भौहें उठाई। हालांकि किंग शुआंग अपनी चोटों से उबरने के बाद बहुत मददगार साबित हो सकती थी, लेकिन उसे उन लोगों के साथ यात्रा करने की आदत नहीं थी जिन पर उसे भरोसा नहीं था। अगर आपकी रुचि है तो हम आपको बुदुर प्राचीन कुल के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, जिसमें आपकी मां भी शामिल है, किंग शुआंग ने एक पल सोचने के बाद कहा। म्यू चेन हिलना बंद कर दिया। फिर उसने हाथ हिलाया और कहा, तो फिर चलो साथ चलते हैं। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और आध्यात्मिक प्रकाश निकला। ये एक धारा में बदल गया और किंग शुआंग और किंग लिंग को लपेट लिया। फिर वे 3 परछाइयों में बदल गए और बाहर निकल गए। काफी देर चुप रहने के बाद म्यू चेन ने यात्रा करते हुए पूछा, मेरी मां कैसी है? चाची जिंग ठीक है, किंग शुआंग और किंग लिंग ने एक दूसरे को देखने के बाद कहा। म्यू चेन ने व्यंग्य किया, जब वो कैद में है तो वो ठीक कैसे हो सकती है? किंग शुआंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें बुदुर प्राचीन कुल में आंटी जिंग की स्थिति के बारे में पता नहीं है। उसकी ताकत को देखते हुए प्रथम बुजुर्ग भी उसे वश में नहीं कर सकते। हाल ही में प्रथम बुजुर्ग और आंटी जिंग के बीच कुछ मतभेद हुए। उनके टकराव के दौरान आंटी जिंग ने बुदुर प्राचीन कुल के किलेबंद कुल के ग्रैंड एरे का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और प्रथम बुजुर्ग के पास उसके आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका अनुरोध था कि बुदुर प्राचीन कुल कोई भी स्वर्गीय शासक तुमसे निपटने के लिए न भेजे। किंग शुआंग ने म्यू चेन की ओर देखा और कहा, आंटी जिंग ने तुम्हारी वजह से जेल में बंद होना चुना। अगर वो अपनी इच्छा से नहीं जाती तो बुदुर प्राचीन कुल उन्हें जबरदस्ती जेल में बंद करने की भारी कीमत चुकाता। म्यू चेन चौंक गया। उसे अचानक याद आया कि उस समय वो बुदुर प्राचीन कुल की पैतृक भूमि में घुस आया था। उस महत्वपूर्ण क्षण में उसकी मां ने चुपके से उसकी मदद की थी और उसे पैतृक भूमि से सुरक्षित भेज दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि अब तक किसी भी स्वर्गीय शासक ने मुझ पर हमला नहीं किया, तब भी नहीं जब बुदुर प्राचीन कुल ने मुझे देखा था। मेरी मां चुपके से मेरी मदद करती रही है। म्यू चेन के मन में मिश्रित भावनाएं थी और वह गर्मजोशी से भर गया था। बचपन से ही उसे अपनी मां से आलिंगन का आनंद लेने का कभी मौका नहीं मिला था। हालांकि उसकी मां उसे किसी और तरीके से एक ऐसी जगह पर सुरक्षित रख रही थी जिसके बारे में वो नहीं जानता था। उसने उसे अपना बिना शर्त प्यार और देखभाल दी थी। म्यू चेन ने अपने होंठ सिकोड़े और सपाट लहजे में पूछा, तुम बार बार ये क्यों कहते हो कि मेरी मां तुम्हारे किंग वंश की है और फिर भी तुम उसे कैद में रहने देते हो? किंग शुआंग ने आह भरी और कहा,
बुदुर प्राचीन कुल में कई संप्रदाय हैं। झुआन वंश और मो वंश सबसे शक्तिशाली है। हमारा वंश पहले बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। उस समय हमारे नेता आंटी जिंग के पिता थे, जो आपके दादा है। हालांकि आपके दादा के निधन के बाद हमारा किंग वंश पतन की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही समय बाद आंटी जिंग ने बुदुर प्राचीन कुल छोड़ दिया और दशकों तक लापता रही। उसी दौरान उनकी आपके पिता से मुलाकात हुई और आपको जन्म दिया। जब आंटी जिंग वापस लौटीं, तो कुल को पता चला कि वो हमारे कुल से बाहर किसी के साथ थी और उन्हें एल्डर अकादमी ने बंद कर दिया था। चूंकि एल्डर अकादमी के अधिकांश एल्डर झुआन वंश और मो वंश से हैं, इसलिए हम उनका निर्णय नहीं बदल सके। हालांकि हमने उनके लिए आवाज उठाई। इसके अलावा हमारे कुल के कुछ सदस्य आंटी जिंग से नाराज हैं। सभी ने उन्हें हमारा अगला नेता माना है, लेकिन उन्होंने अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। इन्हीं कारणों से आंटी जिंग को कैद कर दिया गया है। मु चेन ने भौहें चढ़ाई और पूछा, हर कोई नेता नहीं बनना चाहता। तुम अपनी इच्छाएं मेरी मां पर क्यों थोप रहे हो? हालांकि मु चेन का अपनी मां से ज्यादा मेलजोल नहीं था, फिर भी उसे आभास हो गया था कि उनकी नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो किंग वंश का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। किंग शुआंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हम क्या कह सकते हैं? हम लोगों को अपने विचार रखने से नहीं रोक सकते। हालांकि उनमें से बहुत कम लोग ही इस विचार से सहमत हैं। किंग वंश के हम में से ज्यादातर लोग अभी भी आंटी जिंग का सम्मान करते हैं और हम उन्हें कैद से बाहर निकालने के तरीके सोच रहे हैं। म्यू चेन ने यह सुनकर चुप रहा और उसका व्यवहार और भी सौहार्दपूर्ण हो गया। किंग शुआंग के पास उसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार ऐसी बातें देर सवेर सामने आ ही जाती है। म्यू चेन ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, स्वर्गीय सम्राट के स्तर तक पहुंचने के बाद मैं बुदुर प्राचीन कुल में जाऊंगा और अपनी मां को बाहर निकालूंगा। किंग शुआंग और किंग लिंग दंग रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। स्वर्गीय शासक स्तर पर आगे बढ़े। स्वर्गीय शासक का स्तर उनकी पहुंच से बहुत दूर था। हालांकि किंग शुआंग पहले से ही एक पूर्ण सांसारिक शासक थी और स्वर्गीय शासक स्तर से केवल एक कदम दूर थी। वो जानती थी कि ये कदम उन सभी स्तरों की तुलना में सबसे कठिन था जिनसे वो पहले गुजर चुकी थी। विशाल महान सहस्राब्दी विश्व में एक पूर्ण सांसारिक शासक किसी एक क्षेत्र में एक महाशक्ति या अधिपति बन सकता था। हालांकि केवल वही जो स्वर्गीय शासक स्तर पर कदम रख चुके थे महान सहस्राब्दी विश्व में सर्वोच्च स्तर पर हो सकते थे। पृथ्वी के शासक स्वामी थे और वे क्षेत्रों पर शासन करते थे। स्वर्गीय शासक सम्राटों के समान थे और वे स्वामियों की देखरेख करते थे। उनका दर्जा ऊंचा था। अगर कोई और होता जिसने इतने आत्मविश्वास से ये टिप्पणी की होती, तो किंग लिंग और किंग शुआंग अपने दिल में अस्वीकृति के साथ अपना सिर हिलाते। हालांकि ये म्यू चेन ही था जिसने ये कहा था और उन्हें लगा कि उसके लिए ये संभव है। म्यू चेन को बुदुर प्राचीन कुल से कभी कोई साधना संसाधन नहीं मिला था। वो आज जो कुछ भी है उसके लिए उसने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प पर निर्भर किया था। वो केवल एक उच्च पृथ्वी का शासक था, लेकिन वो अत्यंत शक्तिशाली बालरोग कमांडर को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। म्यू चेन की उपलब्धि झुआन लुओ और मो शिन के बराबर थी। कोई कल्पना कर सकता था कि अगर म्यू चेन को झुआन लुओ और मो शिन जैसी ही मदद मिलती तो वह इतना आगे निकल जाता कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर पाता। किंग शुआंग और किंग लिंग ने मन ही मन आह भरी। म्यू चेन वास्तव में आंटी जिंग जैसा दिखता है। हालांकि भले ही आप पहुंच जाए स्वर्गीय संप्रभु स्तर पर, बुदुर प्राचीन कुल पर तुम्हारी कोई बढ़त नहीं होगी। किंग लिंग ने खुद को रोक न पाते हुए कहा। उसने नहीं सोचा था कि एक आध्यात्मिक श्रेणी स्वर्गीय शासक बुदुर प्राचीन कुल में अपनी मनमानी कर सकता है।
मु चेन ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस मुस्कुरा दिया। किंग शुआंग गहरी सोच में डूबी हुई थी। बुदुर प्राचीन कुल इतने सालों तक आंटी जिंग को बंदी बनाए रखने में कामयाब रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उनसे डरती थी। वो मु चेन की रक्षा के लिए स्वेच्छा से गई थी। उस समय मु चेन परिपक्व नहीं हुई थी और शक्तिशाली नहीं थी, और ये आंटी जिंग के लिए एक नुकसानदेह स्थिति थी। हालांकि एक बार जब मु चेन स्वर्गीय संप्रभु स्तर पर पहुंच गया तो ये कोई समस्या नहीं रही। एक बार जब वो बुदुर प्राचीन कुल में प्रकट हुआ तो आंटी जिंग खुद को बंदी नहीं होने देंगी। जब मां और बेटे ने अपनी ताकतें मिला ली तो बुदुर प्राचीन कुल के वे बुजुर्ग, अगर वे चाहते थे कि उन पर कोई आंच न आए, तो कुल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने उस अपराधी से निपटने का सबसे अच्छा मौका गवा दिया था जिसे वे भूल चुके थे। वो अब बड़ा हो गया था और इतना शक्तिशाली हो गया था कि वे अब उससे निपट नहीं सकते थे। म्यू चेन को नहीं पता था कि किंग शुआंग के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने दूर से देखा और पूछा, क्या तुम 8 बुदुर को निशाना बना रहे हो? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम्हें इसे हासिल नहीं करने दूंगा। उसने क्यूई को त्रिदेवी में विकसित किया था। अगर वो 8 बुदुर प्राप्त कर लेता, जो दुर्लभ महाशक्तियों के 36 खंडों में से एक था, तो वह पूर्ण सांसारिक संप्रभु स्तर पर कदम रख पाता। जब ऐसा होता तो उसके पास आध्यात्मिक स्तर के स्वर्गीय संप्रभु से मुकाबला करने की शक्ति होती। जब किंग शुआंग ने यह सुना तो उसने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम 8 बुदुर को झुआन लो और मो शिन से कैसे छीन सकते हो। वे तुम्हें इसे लेने नहीं देंगे। मु चेन मुस्कुराया और बोला, अगर वे लड़ना चाहते हैं तो मेरा दरवाजा खुला है। अगर वे चाहते हैं कि मैं हार मान लूं तो उन्हें मुझे साबित करना होगा कि वे मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर सकते हैं। किंग लिंग अचंभित रह गया। आखिरकार झुआन लुओ और मो शिन कई वर्षों से बुदुर प्राचीन वंश की युवा पीढ़ी के बीच प्रसिद्ध थे। अपने किंग वंश में किंग शुआंग सबसे उत्कृष्ट थी, लेकिन वो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। हालांकि मु चेन ने उन दोनों से डरने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसके आत्मविश्वास और सहज रवैये ने किंग लिंग का दिल धड़का दिया। तुम्हें सावधान रहना होगा। जुआन लो और मो शिन ने एक अर्ध दुर्लभ महाशक्ति विकसित की है और वे अपने साथियों के बीच अजेय हैं। किंग शुआंग ने म्यू चेन को चेतावनी दी। अर्ध दुर्लभ महाशक्ति। म्यू चेन की निगाहें जम गई, लेकिन वो हैरान नहीं दिखे। आखिरकार जुआन लो और मो शिन बुदुर प्राचीन कुल की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट लोग थे। अगर उनके पास कुछ छिपे हुए शक्तिशाली साधन न होते तो इसका कोई मतलब नहीं होता। मैंने उन्हें कभी हल्के में नहीं लिया। मुझे उम्मीद है कि वे भी मुझे हल्के में नहीं लेंगे, वरना उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए दूर तक देखते हुए कहा। किंग शुआंग ने अपने होंठ काटे और म्यू चेन को उत्सुकता से देखा। हालांकि वो शांत था, फिर भी वह अपने भीतर की तीक्ष्ण आभा को छिपा नहीं सका। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि बुदुर प्राचीन कुल में युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होगा जब म्यू चेन जुआन लुओ और मो शिन से लड़ेगा। अध्याय 1329 मो शिन और जुआन लुओ की शक्ति। झप एक दुष्ट आभा से भरी हुई आकृति दयनीय अवस्था में निर्जन जंगल से बाहर निकली। वो इतना घबराया हुआ लग रहा था मानो स्वयं मृत्यु का देवता उसका पीछा कर रहा हो। डोंग जैसे ही वो निर्जन जंगल से बाहर निकलने ही वाला था, एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा मुट्ठी आकाश से पहाड़ की तरह नीचे आई और उसे जोर से मारा। उसी क्षण जमीन ढह गई और दरारें तेजी से फैलने लगी। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा मुट्ठी के नष्ट होने के बाद मांस का एक ढेर जो कुचला हुआ था, एक बड़े गड्ढे में दिखाई दिया जिसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। उसी क्षण
म्यू चेन उस बड़े गड्ढे के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ और दूर देखने से पहले उस पर एक नजर डाली। फिर दो अन्य आकृतियां तेजी से उसके पास आई और प्रकट हुई। वे किंग शुआंग और किंग लिंग थे। विदेशी क्षेत्र की जाति की संख्या बढ़ रही है। किंग शुआंग ने अपनी भौहें उठाई। एक दिन से भी कम समय में वे विदेशी क्षेत्र की कई शीर्ष शक्तियों से मिल चुके थे। सौभाग्य से उनमें से कोई भी बालरोग कमांडर जितना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए सभी विदेशी क्षेत्र उनके हाथों मारे गए थे। हमें जल्द ही मुख्य केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए। म्यू चेन ने दूर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने उस विशेष दिशा में एक रहस्यमय उतार चढ़ाव को महसूस किया था। जाहिर है वही उनका गंतव्य होगा। जब किंग शुआंग और किंग लिंग ने भी यह सुना तो उनके चेहरे गंभीर हो गए। वे महसूस कर सकते थे कि जिस स्थान पर वे जा रहे थे वो कई झगड़ों और अनगिनत मौतों से भरा होगा। चलो चलते हैं और अपनी गति बढ़ाते हैं। म्यू चेन ने अपना हाथ लहराया और सीधे उस दिशा की ओर दौड़ पड़ा। वो होने वाले भयंकर झगड़ों से निडर था, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि बाकी लोग उससे पहले उस जगह पहुंच जाएंगे। जब किंग शुआंग और किंग लिंग ने म्यू चेन की अधीरता भरी नजर देखी तो उन्होंने सिर हिलाया और तेजी से उसके पास पहुंच गए। उनकी बाकी यात्रा सुचारू रूप से चली और उन्हें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रेस की कोई और शीर्ष शक्ति नहीं मिली। वे कुछ अन्य टीमों से जरूर मिले और उनमें से ज्यादातर की हालत बहुत खराब थी। लगता है ये टीमें अपने रास्ते में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रेस से मिली थी और उनसे झगड़ पड़ी थी। म्यू चेन ने इन टीमों को नजरअंदाज किया और अपनी यात्रा जारी रखी। 4 घंटे पूरी गति से चलने के बाद आखिरकार उसकी गति धीमी हुई और उसने अपने आसपास के वातावरण को गंभीरता से देखा। किंग शुआंग और किंग लिंग ने उसकी निगाहों का पीछा किया। उन्होंने देखा कि उनकी दृष्टि के सबसे अंत में एक विशाल काली वेदी सुनसान जमीन पर थी। यही वेदी भयानक उतार चढ़ाव का स्रोत थी। वहां कुछ लोग लड़ रहे हैं। म्यू चेन वेदी की ओर देख रहा था और उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। हालांकि वे काली वेदी से कुछ दूरी पर थे, फिर भी उसे कुछ शक्तिशाली उतार चढ़ाव महसूस हो रहे थे। उतार चढ़ाव के कारण जगह कांप रही थी। ऐसा लग रहा है कि कुछ टीमें और अलौकिक जाति की शीर्ष शक्तियां हमसे पहले आ गई हैं। म्यू चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर एक परछाई में बदल गया और बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद वो काली वेदी के पास दिखाई दिया। जैसे ही वो वेदी के और करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि वेदी उसकी सोच से कहीं बड़ी थी। वेदी के शीर्ष पर 4 प्राचीन पत्थर के खंभे थे और पत्थर के खंभों पर आग की लपटें जल रही थी, मानो आध्यात्मिक ऊर्जा द्रव हो। जलते हुए वे सचमुच भयानक लग रहे थे। पत्थर के खंभों में से एक वेदी के केंद्र में स्थित था, जबकि अन्य 3 उसके चारों ओर थे। एक धूसर पत्थर का ताबूत बीच वाले पत्थर के खंभे के सामने रखा था और आग की लपटों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि धूसर पत्थर का ताबूत पत्थर के खंभों और आग की लपटों में फंस गया है। म्यू चेन को लग रहा था कि पत्थर का ताबूत एक ब्लैक होल जैसा है जो हर उस चीज को निगल जाएगा जिसमें आभा है। यह स्पष्ट रूप से बेहद दुष्ट था और जो कोई भी इसके पास जाता वो निश्चित रूप से इसमें समा जाता। क्या उस पत्थर के ताबूत में किसी स्वर्गीय दानव सम्राट की आत्मा है? म्यू चेन ने पत्थर के ताबूत को सावधानी से देखा। जुआन लुओ और मो शिन यहां है। किंग लिंग, जो म्यू चेन के बगल में था, चिल्लाया। उसने वेदी की दूसरी दिशा की ओर इशारा किया, जहां शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव आधी की तरह फूट रहे थे। वेदी के आसपास का क्षेत्र एक अराजक युद्ध क्षेत्र बन गया था, जहां टीमों की शीर्ष शक्तियां चारों दिशाओं से वेदी की ओर इकट्ठी होकर एक दूसरे से लड़ रही थी। जुआन लुओ और मो शिन ने युद्ध क्षेत्र में सभी को देखा।
उनसे निकलने वाले शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव। महान सहस्त्र विश्व की बाकी शीर्ष शक्तियों को दबाने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी अभी भी अन्य शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी थे जो उनका सामना करने में सक्षम थे। मु चेन और उनकी टीम उस शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से परिचित थे जिसने मो शिन का सामना किया था। वो कोई और नहीं बल्कि बालरोग कमांडर था, जिसके साथ उन्होंने पहले भी मुक्का मारा था। जुआन लुओ की बात करें तो उसका प्रतिद्वंद्वी एक दुबला-पतला व्यक्ति था जो वास्तव में अजीब लग रहा था। उसकी भुजाएं आम लोगों की तरह नहीं थी, बल्कि 2 लंबी और काली तीखी तलवारें थी। तलवारों के ब्लेडों पर ठंडी रोशनी चमक रही थी और जहां भी तलवारें वार करती वो जगह कट जाती। जाहिर है ब्लेडों के किनारे उस तरह की तरह तीखे थे। वो डेमन ब्लेड कबीले से संबंधित है जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रेस के 32 बड़े कुलों में से एक था। किंग शुआंग ने धीरे से कहा, बुदुर प्राचीन कबीले की सदस्य होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रेस के बारे में बहुत कुछ जानती थी। 32 बड़े कुलों? म्यू चेन ने आंखें मूंद ली। इससे पहले वो कॉर्पस डेविल कबीले के राजकुमार शितियान यू से मिल चुका था, जो एक ऐसा कबीला था जो 32 कुलों में से एक लगता था। डेमन ब्लेड कबीले की शीर्ष शक्तियों की ताकत अद्भुत है। म्यू चेन गंभीर लग रहा था जब उसने जुआन लुओ और डेमन ब्लेड कबीले के उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच भीषण लड़ाई देखी। अब तक डेमन ब्लेड कबीले की शीर्ष शक्ति मजबूत हो रही थी और उसकी ताकत बालरोग कमांडर के बराबर थी। उन दोनों की ताकत उन लोगों के बराबर थी जो पूर्ण सांसारिक संप्रभुता के शिखर पर थे। चलो कार्रवाई शुरू करते हैं, किंग शुआंग ने कहा। वर्तमान स्थिति अराजक थी। उनका काम वेदी को परग्रही जाति से बचाना था ताकि उन्हें इसे नष्ट करने का मौका न मिले। मु चेन ने सिर हिलाया और तुरंत अराजक युद्ध क्षेत्र में कदम रखा। काले मु चेन और सफेद मु चेन भी उसी क्षण उसके बगल में प्रकट हुए। वे तीनों पहाड़ों से उतरे खूंखार बाघों की तरह थे। वे सीधे परग्रही जाति की शीर्ष शक्तियों के पास गए और उन्हें मार डाला। कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। दोनों महिलाओं किंग शुआंग और किंग लिंग ने सेना में शामिल होकर परग्रही जाति की उन कुछ शीर्ष शक्तियों पर हमला किया जो परग्रही जाति से बच निकली थी। जब मु चेन और उनकी टीम युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुई तो उन्होंने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। वे दुर्जय थे और उन्होंने तुरंत महान सहस्राब्दी विश्व और परग्रही जाति की शीर्ष शक्तियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। हां, यह आदमी आखिरकार आ ही गया। मो शिन ने म्यू चेन पर एक नजर डालते हुए नाक भौं सिकोड़ी। यही वो आदमी है। म्यू चेन को देखते ही बालरोग कमांडर के हावभाव बदल गए। वो तुरंत सावधान हो गया। क्या तुम अब भी मुझसे निपटते समय ध्यान भटकाने की हिम्मत करते हो? जैसे ही बालरोग कमांडर म्यू चेन से विचलित हुआ, उसने अपने सामने ठंडी हंसी सुनी। उसी क्षण मो शिन ने अपने हाथ फैलाए जो ठंडी काली हवा से भरे थे। ठंडी हवा इतनी जबरदस्त थी कि उसने तुरंत अपने आसपास की जगह को जमा दिया। धमाका! ठंडी काली हवा ले जाने वाली हथेली का हवा का झोंका घूमकर बालरोग कमांडर की छाती से टकराया। बालरोग कमांडर इस झटके से पीछे की ओर उड़ गया और काली बर्फ बेतहाशा फैल गई, उसे पूरी तरह से ढक लिया। धमाका! हालांकि काली बर्फ ने उसे थोड़ी देर के लिए ही ढका। जल्द ही उसके शरीर से काली लपटें फूट पड़ी और बर्फ पिघल गई। उसी समय बालरोग कमांडर की भयंकर चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। बालरोग गोलेम! काली लपटें बालरोग कमांडर की ओर बढ़ी और तेजी से उसके पीछे एक विशाल राक्षसी आकृति में बदल गई। दूर से वह राक्षसी आकृति एक विनाशकारी अग्नि दानव जैसी लग रही थी और उससे एक अद्भुत दमन निकल रहा था। मो शिन को यह दमन महसूस हुआ तो वो चौंक गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई
और चिल्लाया, महान परिवर्तनशील आकाशीय पिंड। ठंडी काली हवा तेजी से बाहर निकली और अगले ही पल मुशिन के पीछे एक बड़ी आकृति प्रकट हुई। उस आकृति से एक भयानक ठंडी हवा निकल रही थी जो दुनिया की किसी भी चीज को जमा देने में सक्षम लग रही थी। ये ठंडी थी और एक बार जब ये किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती तो उस व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा भी पल भर में जम जाती। क्या ये वही महान परिवर्तनशील आकाशीय पिंड है जो 99 सर्वोच्च आकाशीय पिंडों की सूची में 25वें स्थान पर है? जब म्यू चेन ने दूर से ही इन उतार चढ़ावों को महसूस किया तो वो आश्चर्यचकित रह गया। मो शिन ने सचमुच अपने नाम बुदुर प्राचीन कुल के छोटे स्वामी को सार्थक किया था, क्योंकि इस स्तर का सर्वोच्च आकाशीय पिंड काफी असामान्य था। जहां मो शिन और बालरोग सेनापति के बीच लड़ाई और भी भयंकर होती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर एक समान भयावह उतार चढ़ाव व्याप्त हो रहा था। भनभनाहट, भनभनाहट। दानव ब्लेड कुल की शीर्ष शक्ति के पीछे एक विशाल राक्षसी आभा उमड़ पड़ी जिससे जुआनलुओ उस समय लड़ रहा था। राक्षसी आभा नीचे की ओर तेजी से आई और एक विशाल काले ब्लेड में बदल गई, फिर उसके पीछे चुपचाप लटक गई। जब राक्षसी तलवार प्रकट हुई तो उसने पूरे युद्ध क्षेत्र की सारी मारक आभा को तीव्रता से निगल लिया और कुछ ही सेकंड में उसका काला ब्लेड लाल हो गया। हमारे कुल की राक्षसी तलवार से मारे जाना तुम्हें सम्मान की बात समझनी चाहिए, दानव ब्लेड कुल की सर्वोच्च शक्ति ने कर्कश स्वर में कहा, जबकि वह जुआन लुओं को गौर से देख रहा था। हो, क्या ऐसा है? दानव ब्लेड कुल की सर्वोच्च शक्ति के सामने जिसकी आभा इतनी प्रभावशाली थी, जुआन लुओ बस मुस्कुराया। फिर उसके शरीर से एक चमकीला प्रकाश चमकते सूरज की तरह फूट पड़ा। फिर वह जुआन लुओं के पीछे पिघल गया और एक विशाल आकृति धीरे धीरे उसके पीछे प्रकट हुई। वो विशाल आकृति चकाचौंध कर देने वाली थी और उसके हाथ में एक क्रिस्टल शिवालय था जो लगभग 1000 फीट ऊंचा था। क्रिस्टल शिवालय के चारों ओर एक पवित्र प्रकाश भी था। जब म्यू चेन ने दूर से इस विशाल आकृति को देखा तो उसने आंखें मूंद ली और बुदबुदाया, क्या ये महान पगोड़ा दिव्य पिंड है जिसका क्रमांक 27 है? उसने सुना था कि महान पगोड़ा दिव्य पिंड अनंत प्रकाश पिंड से आया है जो 5 आदिम दिव्य पिंडों में से एक था। तो अनंत प्रकाश पिंड बुदुर प्राचीन कुल में रखा गया था। लगता है ये जुआन लुओ एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। अध्याय 1330। शितियान तुम फिर प्रकट हुए। धमाका। काली लपटों में गोलेम ने अपनी मुट्ठी लहराई और अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया। ये अपने साथ एक गर्म विनाशकारी शक्ति लेकर मुशिन के महान परिवर्तनशील दिव्य पिंड की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये मुक्का एक साधारण पूर्ण सांसारिक सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त था। मुशिन महान परिवर्तनशील दिव्य पिंड के ऊपर खड़ा था और मुट्ठी की हवा को देखकर हंसा। उसने अचानक अपने हाथों से एक मुहर बनाई और कहा, भ्रामक। महान परिवर्तनशील दिव्य पिंड थोड़ा हिला और काला पिंड अचानक एक भ्रामक पिंड में बदल गया जिससे गोलेम की मुट्ठी उसमें से निकल गई। परिवर्तनशील हथेली। जब मुशिन ने अपना पैर पटका तो महान परिवर्तनशील दिव्य पिंड की हथेली एक ऐसे पदार्थ में बदल गई जो अपने साथ एक ठंडी आभा लिए हुए था। ये अचानक बालरोग गोलेम से टकराया। डोंग। प्रहार इतना जोरदार था कि बालरोग गोलेम जोर से हिल गया। बालरोग गोलेम फिर पीछे की ओर फेंका गया और तेज ठंडी हवा गोलेम पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि गोलेम से निकलने वाली काली लपटों ने ठंडी हवा को गोलेम में प्रवेश करने से रोक दिया। मार डालो। बालरोग कमांडर अपने हमले का प्रतीकार होने पर चिल्लाया। वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। एक बार फिर लपटें भड़कने लगी और उन्होंने मुशिन पर भीषण हमला किया। बालरोग कमांडर के भयंकर हमले के सामने मुशिन बस ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया
और उसका प्रतिकार करने के लिए अपने महान परिवर्तनशील दिव्य शरीर को सक्रिय कर दिया। धमाका, धमाका। जब दोनों विशाल आकृतियों ने हमला किया तो ये धरती हिला देने वाला था। दोनों पक्षों की शीर्ष शक्तियों ने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे डर के मारे अंदर जाने से डर रहे थे। जब मो शिन बालरोग कमांडर के साथ भीषण युद्ध कर रहा था, तब झुआन लुओ का डेमन ब्लेड कबीले की सर्वोच्च शक्ति के साथ भीषण युद्ध चल रहा था। डेमन ब्लेड कबीले की सर्वोच्च शक्ति ने राक्षसी तलवार लहराई और शैतानी तलवार की आभा फैल गई। युद्ध का मैदान एक कसाई खाने जैसा था, और जैसे ही तलवार की आभा दर्शकों के सामने से गुजरी, यहां तक कि पूर्ण सांसारिक संप्रभु स्तर के स्वामी भी नहीं बचे। तलवार की आभा ने जमीन पर कई गहरे घाव कर दिए। झुआन लुओ शैतानी तलवार की आभा से नहीं डरता था। महान पैगोडा दिव्य पिंड से तेज रोशनी निकल रही थी, जो एक मजबूत सुरक्षा कवच बना रही थी, जिससे कोई भी चीज उसे भेद नहीं सकती थी। डिंग डिंग डांग डांग। महान पैगोडा दिव्य पिंड तलवार की आभा के तूफान में घुस गया, और चाहे तलवार की आभा कितनी भी तेज क्यों न हो, वो अपने चारों ओर मौजूद प्रकाश की सुरक्षा को भेद नहीं पा रही थी। पौराणिक अनंत प्रकाश पिंड की रक्षा सभी संप्रभु दिव्य पिंडों में सबसे मजबूत है। मेरे महान पैगोडा दिव्य पिंड को इसकी कुछ विशेषताएं विरासत में मिली है। इसलिए चाहे आप कुछ भी करें, आप रक्षा को भेद नहीं पाएंगे। जुआन लुओ ने महान पैगोडा दिव्य पिंड के कंधे पर खड़े होकर कहा। उसने मुस्कुराते हुए दानव ब्लेड कबीले की शीर्ष शक्ति को देखा। अब हमला करने की मेरी बारी है। जुआन लुओ फिर मुस्कुराया, और महान पैगोडा दिव्य पिंड ने चमकदार पवित्र पैगोडा को अपने हाथ में उठा लिया। पैगोडा से चमकता प्रकाश कभी कम नहीं हुआ। प्रकाश मुहर। जैसे ही जुआन लुओ चिल्लाया, प्रकाश तुरंत दानव ब्लेड कबीले की शीर्ष शक्ति और बड़ी राक्षसी तलवार की ओर बढ़ा और उन्हें ढकने की कोशिश करने लगा। जैसे ही प्रकाश मुहर चमकी, तलवार की आभा, जो एक प्रचंड आंधी की तरह थी, अचानक एक आश्चर्यजनक गति से विलीन हो गई। जैसे ही प्रकाश मुहर उसके ब्लेड पर चमकी, राक्षसी तलवार ने धीरे धीरे अपनी गति धीमी कर दी। जब दानव ब्लेड कबीले की शीर्ष शक्ति को इसका एहसास हुआ, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। राक्षसी तलवार की राक्षसी ऊर्जा सील कर दी गई थी। जाहिर है, उसने झुआन लुओ की सील करने वाली शक्ति को कम करके आका था। धमाका। झुआन लुओ ने उसे इस पर विचार करने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। महान पैगोडा दिव्य पिंड पवित्र पैगोडा को हाथ में लिए हुए दानव ब्लेड कबीले की शीर्ष शक्ति की ओर तेजी से बढ़ा। पैगोडा से प्रकाश फूट पड़ा और कई लंबे प्रकाश भाले बन गए। उन्होंने पूरे क्षेत्र को ढक लिया और दानव ब्लेड कबीले की शीर्ष शक्ति की ओर बढ़े, जिनकी शक्ति मुहर के कारण कमजोर हो गई थी। दहाड़। दानव ब्लेड कबीले की सर्वोच्च शक्ति ने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और दहाड़ा। उसने अपने विचारों को गति दी और विशाल राक्षसी तलवार लहराने लगा। राक्षसी ऊर्जा उमड़ पड़ी और झुआन लुओ के शक्तिशाली हमलों को विफल कर दिया। हालांकि जल्द ही उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। बड़ी वेदी के आसपास का माहौल अराजक था। जैसे ही मो शिन और झुआन लुओ अपने विरोधियों पर बढ़त बनाने लगे, महान हजार दुनिया की विभिन्न टीमों का मनोबल काफी बढ़ गया। इसके विपरीत अलौकिक जाति ने पीछे हटने के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। ये दोनों लोग वाकई शक्तिशाली हैं। जब म्यू चेन ने मो शिन और झुआन लुओ की ताकत देखी, तो वो थोड़ा अचंभित रह गया। उसने आंखें तिरछी करके उनकी ओर देखा। बालरोग कमांडर और दानव ब्लेड कबीले की सर्वोच्च शक्ति मजबूत प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन मो शिन और झुआन लुओ उन्हें दबा रहे थे। ये उनकी शक्ति का प्रमाण था। हालांकि म्यू चेन को लगा कि अभी तो सबसे अच्छा आना बाकी है। धमाका। जैसे ही म्यू चेन युद्ध के मैदान में दूर से ये विचार कर रहा था, मो शिन के परिवर्तनशील दिव्य शरीर ने
बालरोग कमांडर की कमजोरी भांप ली और उस पर हमला कर दिया। बालरोग कमांडर काफी दूर पीछे हट गया। बालरोग कमांडर ने मुंह भर काला खून उगल दिया। उसने मो शिन को गुस्से से देखा और जब उसने देखा कि अलौकिक जाति की शीर्ष शक्तियां हारने लगी हैं, तो वह चिल्लाया, शी तियान यू, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसकी आवाज उस इलाके में गूंजती हुई बिजली की तरह थी। युद्ध के मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। शी तियान यू। जब म्यू चेन ने बालरोग कमांडर को यह नाम पुकारते सुना, तो उसने आंखें सिकोड़ ली। क्या वह आदमी भी यहां है? बालरोग कमांडर के चिल्लाने के बाद पूरे इलाके में एक चिढ़ाने वाली हंसी गूंज उठी। हो यान लू, बालरोग कमांडर होने के नाते मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेकार होगे। वो महान हजार दुनिया का एक छोटा सा लड़का है, लेकिन तुम उसे संभाल भी नहीं सकते। लोगों ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी और देखा कि अचानक एक काली आकृति प्रकट हुई वेदी के ऊपर। वो उपहासपूर्ण भाव से युद्ध के मैदान को देख रहा था। जुआन लुओ अभी भी दानव ब्लेड कबीले की शीर्ष शक्ति से लड़ रहा था। जब उसने काली आकृति को मृत्यु गैस छोड़ते देखा, तो वो चौंक गया। उसने देखा कि इस व्यक्ति की आभा खतरनाक थी। अपनी सारी दिखावटी हरकतें बंद करो, वेदिका से नीचे उतर जाओ, मो शिन ने शितियान यू पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहा। महान परिवर्तनशील दिव्य पिंड अंतरिक्ष में बाहर आया और शितियान यू के सामने प्रकट हुआ। फिर उसने अपनी हथेली से, जिसमें एक विनाशकारी शक्ति थी, उस पर जोर से प्रहार किया। शितियान यू हवा में खड़ा हो गया और अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने मोड़ लिया। उसने महान परिवर्तनशील दिव्य शरीर को उपहास भरी नजर से देखा और उसके शक्तिशाली हमले को रोकने की कोशिश भी नहीं की। सीटी, उसने बस सीटी बजाई। शितियान यू के सीटी बजाने के बाद उसके सामने का स्थान उमड़ पड़ा। एक कंकाल जैसी आकृति अचानक बिजली की गति से प्रकट हुई, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कंकाल जैसी आकृति में जीवन का कोई संकेत नहीं था। जब वो प्रकट हुई, तो म्यू चेन, जुआन लुओ और मो शिन ने आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने कंकाल जैसी आकृति से एक अवर्णनीय भय का अनुभव किया। कंकाल जैसी आकृति ने अपनी काली आग की कोटर को ऊपर उठाया और अपनी हड्डीदार हथेली को फैलाया, ताकि वो उस विशाल हथेली पर प्रहार करे जो छाया की तरह नीचे आ रही थी। डोंग। अगले ही पल एक गहरी आवाज गूंजी और अंतरिक्ष ऐसे फट पड़ा मानो वो कांच का बना हो। इसके बाद शीर्ष शक्तियों ने विशाल महान परिवर्तनशील आकाशीय पिंड को गोली की तरह उड़ते हुए देखा। दयनीय स्थिति में धमाक 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 महान परिवर्तनशील आकाशीय पिंड ने जमीन पर गहरी खरोंच बना दी और काफी दूर पीछे हटने के बाद वो किसी तरह रुक गया। मो शिन, जो उसके कंधे पर खड़ा था, ने मुंह भर ताजा खून उगला और विस्मय से भर गया। उसने अविश्वास से शितियान यू को देखा, क्योंकि उसे यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि महान परिवर्तनशील आकाशीय पिंड की शक्ति को सक्रिय करने के बाद भी शितियान यू ने उसे इतनी आसानी से नीचे गिरा दिया था। पूरी जगह सन्नाटे में डूब गई। जिन टीमों का मनोबल पहले बढ़ा हुआ था, अब उनका उत्साह कम हो गया था। उन्हें ठंड लग रही थी जब उन्होंने डर से उस कंकाल जैसी आकृति को देखा और उसकी ताकत के स्तर पर विचार किया। वो मो शिन को, जो अजेय था, केवल एक मुक्का मारकर उड़ा सकता था। किंग शुआंग और किंग लिंग, जो म्यू चेन के पीछे खड़े थे, उसे देखकर दंग रह गए और किंग लिंग तो कांप भी रहा था। दूर जुआन लुओ ने लड़ना बंद कर दिया। उसने गंभीरता और सावधानी से उस कंकाल जैसी आकृति को देखा और फिर पूछा, क्या यह किसी राक्षस सम्राट की लाश है? एक राक्षस सम्राट की लाश के अलावा जुआन लुओ किसी और प्राणी के बारे में नहीं सोच सकता था जिसके पास ऐसी भयानक शक्ति हो। इसके अलावा वो उस कंकाल जैसी आकृति से
एक राक्षस सम्राट की आभा को भी महसूस कर सकता था। हालांकि आभा शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी वो एक राक्षस सम्राट ही था। भले ही दानव सम्राट पूर्ण स्वर्गीय सम्राट स्तर के शिखर पर न भी हो, फिर भी वो एक स्वर्गीय सम्राट से आसानी से मुकाबला कर सकता था। स्वर्गीय सम्राट दानव सम्राट के लिए चींटी के समान था। जब टीमों ने सुना कि झुआन लुओ ने क्या पूछा था, तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। टीमों के सभी सदस्य कुलीन थे। अगर ऐसा न होता तो उनमें से कई भाग जाते। कोई भी दानव सम्राट का सामना नहीं करना चाहता था, भले ही वो सिर्फ एक लाश ही क्यों न हो। तुम सही हो, शी तियान यू ने सिर हिलाया। उसने युद्ध के मैदान में सभी की ओर देखा और सपाट लहजे में कहा, जिन लोगों को तुम अपने साथ लाए हो, उन्हें वेदी से बाहर निकालो। 4 पवित्र मीनार मेरा है। झुआन लुओ का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। उसने हमला नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि दानव सम्राट की लाश उसके लिए बहुत खतरनाक थी। उसे भरोसा नहीं था कि वो उसे हरा पाएगा। जुआन लुओ के चुप हो जाने के बाद क्षेत्र की शीर्ष शक्तियां दानव सम्राट द्वारा दबा हुआ महसूस करने लगी। कई दल विनाश में आहे भरने लगे। हालांकि इसी समय किसी ने एक आकृति को युद्ध क्षेत्र से धीरे धीरे आकाश की ओर उठते देखा। मु चेन, किंग शुआंग और किंग लिंग उस आकृति को देखकर चिल्लाए। मु चेन आकाश में शी तियान यू के बराबर में खड़ा था और उसकी ओर देखने लगा। हालांकि उसकी आवाज शांत थी, लेकिन वो बिजली की गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी और पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। तुमने मेरी नाक के नीचे से लाश छीन ली है और अब मेरे लिए उसे वापस लेने का समय आ गया है।